इंटरनल चेक के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे। फीचर्स ऑफ एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम। एक कुशल अच्छा जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये पाठ कल हमने स्टार्ट किया था और इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। ऑलमोस्ट आई थिंक 6 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे डिस्कस करना है। सो ऐसा करते हैं, हम पिछले पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करेंगे लेकिन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। सो अभी हम 7th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने कैश कंट्रोल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड्स कंट्रोल का। एक जो अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसमें इस तरह से रूल्स बने होते हैं और ड्यूटीज डिवाइड की जाती हैं जिसमें कि एक प्रॉपर सिस्टम हो। सिस्टम फॉर एक प्रॉपर सिस्टम होता है किस चीज का? गुड्स को परचेज करने का। गुड्स को कैसे खरीदना है, खरीदने के बाद गुड्स को रिसीव कौन करेगा, रिसीट ऑफ गुड्स। किस तरह से रिसीट होंगी गुड्स, डिस्पैच ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदने का तरीका या गुड्स को खरीदने का जो सिस्टम है वो आपका इंटरनल चेक सिस्टम बताएगा। गुड्स को रिसीव कैसे करना है, रिसीव करने का जो सिस्टम है वो क्लियरली डिफाइंड होगा। और गुड्स को भेजना कैसे है, इसका सिस्टम डिफाइंड होगा एक अच्छे इंटरनल चेक सिस्टम में। जब भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें तो बिना परमिशन के ना छोड़ें। जब भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएं तो एक जो प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर की मर्जी के बिना ना जाएं। ठीक है जी। सो गुड्स को परचेज करने का सिस्टम, गुड्स को कैसे रिसीव करना है, गुड्स को भेजना कैसे है। और जब भी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएं तो एक प्रॉपर अथॉरिटी से जाएं, एक प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के बिना गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी आप गुड्स के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे, वरना फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। सो जो एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसमें गुड्स के ऊपर अच्छा नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। कॉरेस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्र व्यवहार। आपको जो मेल्स हैं वो आती जाती रहती हैं। दिस इज रिलेटेड टू द मेल सिस्टम। मेल सिस्टम, आप कुछ लोगों से बात करते हैं इन राइटिंग, थ्रू मेल। आप चिट्ठी भेज देते हैं उन्हें या फिर उनसे आपको लेटर्स रिसीव होती हैं, इसे आप कहते हैं मेल सिस्टम या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। लेटर्स भेजना या फिर लेटर्स रिसीव करना इज कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको चिट्ठी के रूप में आती हैं। जैसे कि आपको चिट्ठी के रूप में आते हैं लेटर्स।
कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपके लेटर्स आते हैं, चिट्ठियां, या फिर मनी ऑर्डर्स एटसेट्रा। कभी कभी चेक्स और ड्राफ्ट्स भी आते हैं आपको मेल सिस्टम के थ्रू, डाक के थ्रू। चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा, ये सब कभी कभी आपको रिसीव होता है किसके थ्रू? डाक के थ्रू, डाक से आता है। ये जो डाक से आने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही खोले, शुड बी ओपन्ड ओनली बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। इन्हें सिर्फ जिम्मेदार व्यक्ति ही खोले, जिसकी ड्यूटी लगाई गई है। जिम्मेदार व्यक्ति रिसीव करे एंड ओपन करे। रिसीव भी एक जिम्मेदार व्यक्ति करे और उस डाक को खोले भी सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति ही। जैसे ही आपको मेल आई, मान लीजिए आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाक एंटर हुई, डाक या फिर मेल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आई, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप उसको रजिस्टर में एंटर करो। जैसे ही मेल आती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको रजिस्टर में एक एंट्री, एक डाक रजिस्टर होता है कि जो भी मेल्स आती हैं आप उस रजिस्टर में लिखते हैं। तो जो भी मेल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, आप उस मेल को उस रजिस्टर में एंटर करो ताकि कोई मेल गुम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेल्स आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बेटा, टेंडर्स आते हैं, बहुत सारी कोटेशंस आती हैं। सो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मेल मिस हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी लॉस होता है। इसीलिए कोई भी मेल जब आती है तो उसको सबसे पहले रजिस्टर में चढ़ाना है ताकि कोई भी मेल गुम ना हो जाए। उसके बाद आप ये इंश्योर करो कि अगर आपको कोई चेक्स मिल रहे हैं, या फिर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जिस व्यक्ति से रिलेटेड वो डाक है उस व्यक्ति तक वो डाक पहुंच जाए। मान लीजिए कि जो डाक आई वो इम्प्लॉय ए से रिलेटेड थी, इम्प्लॉय ए से रिलेटेड थी, तो आप उस मेल को इम्प्लॉय ए के पास भेज दें। वो डाक इम्प्लॉय बी से रिलेटेड थी तो वो डाक आप इम्प्लॉय बी को भेजते हैं और रजिस्टर में साइन करवाइए कि मैंने ये मेल इस एम्प्लॉय को दे दी है। तो जो भी मेल जिससे रिलेटेड है वो मेल उस तक पहुंच जानी चाहिए, और जो पर्सन उस मेल को रिसीव करता है उस पर्सन के रजिस्टर में साइन होनी चाहिए कि मैंने ये मेल इस इंसान को दी है। दूसरी बात बेटा, कभी कभी आपको मेल के थ्रू चेक्स या फिर ड्राफ्ट्स रिसीव होते हैं एटसेट्रा, आर रिसीव्ड थ्रू डाक, आर रिसीव्ड थ्रू मेल और डाक। कभी कभी डाक के थ्रू आपको कोई चेक आता है या फिर ड्राफ्ट आता है, तो जैसे ही आपको ये चेक या ड्राफ्ट रिसीव हो, आप इसको कैशियर के हाथ में देने से पहले, कैशियर के हाथ में देने से पहले क्रॉस करें, चेक को क्रॉस करें। अब क्रॉसिंग क्या होता है? चेक को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये आपका चेक है, यहाँ पर आपकी चेक की डेट आती है, यहाँ पर आता है पे मेसर्स XYZ लिमिटेड एन अमाउंट
of rupees 10,000 only, इस तरह से होता है, और to the bearer, ऐसे लिखा होता है। और यहाँ पर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के साइंस होते हैं, सिग्नेटरी के यहाँ पर सिग्नेचर्स होते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा होता है, ठीक है जी। ऊपर बैंक की डिटेल्स होती हैं, आईएफएससी को, सॉरी आईएफएससी, और ये वो यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस रहता है, जिस बैंक का नाम है और ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर रहता है। नीचे माइकर और आईएफएससी कोड रहता है। इस तरह से आपका चेक का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू XYZ और टू द बियरर। बियरर का मतलब क्या है कि जिसके हाथ में भी ये चेक है, आप उसको 10,000 रुपए दे दें, तो इस चेक का तो मिसयूज हो सकता है। मान लीजिए कि कैशियर ने अपने ही खाते में डलवा लिया या इसको एनकैश करवा लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि आप मिस्टर मेसर्स XYZ लिमिटेड को पे करें, या फिर जो भी इस चेक का बियरर है, जो जिसके पास भी ये चेक है, आप उसको पे कर दें। आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं, अकाउंट पेई, आप यहाँ पर लिख देते हैं अकाउंट पेई, कि जब भी ये चेक लगे तो अकाउंट में लगे। तो जब ये चेक अकाउंट में लगेगा मेसर्स XYZ लिमिटेड के अकाउंट में, तो इस चेक का जो मिसयूज है वो नहीं हो पाएगा। सो जब भी कोई चेक रिसीव हो तो आप ये मेक श्योर करें कि जब कैशियर के हाथ में वो चेक दें, तो देने से पहले अगर चेक क्रॉस नहीं है, वैसे तो चेक क्रॉस्ड होता है, लेकिन अगर चेक क्रॉस्ड नहीं है तो उसके ऊपर ये क्रॉसिंग जरूर करें। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग, इसे आप क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉसिंग से मिसयूज की संभावना कम हो जाती है। चेक को क्रॉस करने से चेक के मिसयूज की संभावना कम हो जाती है। हाँ जी, कोई है जिसने कभी चेक बनाया हो, चेक ड्रॉ किया हो, किसी को चेक बना के दिया हो? एनीवन in the chat box please? Ravinder says yes. ये प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी किया कीजिए बेटा, ऋषभ ने भी किया है। गर्ल्स, एनीवन इन द गर्ल्स? बेटा ये प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी किया कीजिए, आपको चेक बनाना तो आना ही चाहिए। संचिता, यस मैम। ओके जी, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपके सारे मेल सिस्टम आ जाता है। आपको जो मेल सिस्टम है वो अच्छा रखना है, अलग अलग लोगों की ड्यूटीज लगानी है यहाँ पर, और एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना है जिससे कि जो डाक है वो गलत हाथों में ना जाए। ओके जी, देन कम्स योर 9th पॉइंट। 9th पॉइंट इज कंपल्सरी लीव। कंपल्सरी लीव, अब कंपल्सरी लीव क्या है भाई? अनिवार्य अवकाश। आपको पता है जो लोग फ्रॉड्स कर रहे होते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो छुट्टी नहीं लेते, या फिर लेते हैं तो कम छुट्टी लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए।
जो लोग धोखा कर रहे होते हैं, कुछ हेर-फेर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग या तो छुट्टी नहीं लेते या कम छुट्टी पे जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्यों होता है ऐसा? ताकि उनके द्वारा किया गया हेर-फेर पकड़ा ना जाए। पता है आपको? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप एक कैशियर हैं। आप क्या करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप 10-20 रुपए रोज़ के अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। या फिर आप परचेज़ डिपार्टमेंट में हैं और परचेज़ डिपार्टमेंट में आप फेक बिल्स बनाते हैं, नकली बिल्स बनाकर कैश ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये आप धोखा कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और जो इंसान धोखा कर रहा होता है, उसको डर रहता है कि वो पकड़ा ना जाए। अगर वो अपनी सीट छोड़कर लंबी छुट्टी पर चला जाएगा, तो पीछे से उसका काम किसी और को दे दिया जाएगा और अगर उसका काम किसी और को दे दिया गया, तो हो सकता है कि उसके द्वारा किया गया हेर-फेर पकड़ा जाए। इसीलिए जो इंसान धोखा कर रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है, वो छुट्टी पे कम जाता है। ठीक है जी? सो एक इंटरनल चेक सिस्टम जो अच्छा होता है, वो क्या कर जाएगी? इसीलिए अनिवार्य अवकाश में क्या है कि एवरी एम्प्लॉयी हर कर्मचारी को एवरी एम्प्लॉयी बी सेंट ऑन लीव हर एम्प्लॉयी को छुट्टी पर भेजें एट लीस्ट वंस अ ईयर कम से कम साल में एक बार हर कर्मचारी को छुट्टी पर भेजें और उसकी एब्सेंस में एंड इन हिज एब्सेंस जब वो छुट्टी पर चला जाए तो उसका काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करे हिज वर्क शुड बी चेक्ड जैसे ही वो छुट्टी पर चला जाए तो उसका काम चेक करवाया जाए कि उसकी सीट पर कुछ गड़बड़ तो नहीं ताकि उसकी सीट पर अगर गड़बड़ हो तो पकड़ी जाए ठीक है जी सो एक जो इंटरनल अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसमें कंपल्सरी लीव का भी प्रावधान होता है जिसमें एम्प्लॉइज को साल में कम से कम एक बार छुट्टी पर भेजा जाता है ताकि पीछे से उसका जो काम है वो चेक किया जा सके कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स क्या होते हैं देनदार जिन्होंने हमें पैसे देने हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं लेनदार जिनको हमने पैसे देने हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भाई डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ ना कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहनी चाहिए बातचीत चलती रहनी चाहिए थ्रू डाक मेल के थ्रू या फिर फोन के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहनी चाहिए क्यों चलती रहनी चाहिए क्यों जरूरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्समैन था सेल्समैन ए ये क्या करता था ये गुड्स को सेल करता था और मान लीजिए गुड्स को सेल किया 10,000 में और क्या करता था 10,000 का सामान 10,000 में ही सेल करता था और ऑर्गेनाइजेशन में आकर ये दिखाता था कि मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 1,000 रुपए का ये शो करता था जबकि ये डिस्काउंट वो नहीं देता था 1,000 का डिस्काउंट वो नहीं देता था दैट मीन्स वो कस्टमर से 10,000 रुपीज ही कलेक्ट करता था लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखाता था कि उसने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को 1,000 रुपए का तो ये 1,000 रुपए
उसकी पॉकेट में चला जाता है। इस तरह से वो गड़बड़ करता रहता था। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, ये आपका कस्टमर है। कस्टमर ने आपका खाता मेंटेन किया हुआ है, कस्टमर के पास ये आपका खाता है। कस्टमर ने अपने खाते में दिखा रखा है कि मुझे 10,000 रुपए मैं दे चुका हूं। कस्टमर ने अपने खाते में दिखा रखा है कि मैं 10,000 रुपए दे चुका हूं, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कितने की हो रखी है? 9,000 की हो रखी है, क्योंकि 1,000 सेल्समैन ने डिस्काउंट दिखाया है। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कस्टमर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच करेंगी? क्या मैच कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि आप कस्टमर से अपने खाते का भी एक चिट्ठा मंगवाएं, ताकि आप मैच कर सकें कि कस्टमर की बुक्स में जो आपका खाता है और हमारी बुक्स में जो कस्टमर का खाता है, वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं, वो उनकी बुक्स के साथ मैच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। ठीक है जी? सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी ज़रूरी है, और एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होता है जहां पर ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस चलती हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फिक्स्ड रूल्स। कुछ चीजों के लिए ना नियम होने बड़े जरूरी हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर नियम होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल ट्रांजैक्शंस लाइक बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए नियम होने चाहिए। जिन डेट्स को आप बुरा घोषित कर देते हैं कि अब इनसे पैसा रिकवर नहीं हो सकता, उनको आप किस बेसिस पर बैड डेट घोषित करेंगे, इसके नियम होने चाहिए। अगर आपको सेल्स रिटर्न आ रहे हैं, कुछ सामान आपने बेचा था, वो सामान ग्राहक को पसंद नहीं आया, वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न को आपने अपनी बुक्स में कैसे चढ़ाना है और गुड्स कैसे रिसीव करने हैं, इसके नियम होने चाहिए। वरना ऐसा ना हो कि जो ग्राहक से सामान आए उसको बुक्स में भी ना दिखाया जाए और कोई एम्प्लॉय उसको अपने घर ले जाए। परचेज रिटर्न, आपने कोई सामान खरीदा था, नहीं पसंद आया, आप वापस कर रहे हैं, वो सामान ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है रिटर्न करने के लिए, रिटर्न होने के लिए, उसकी बुक्स में एंट्रीज किस तरह से चढ़ेंगी और किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा, उसके नियम होने चाहिए, एटसेट्रा। सो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बड़ी ही संवेदनशील होती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शंस में हेर फेर का और फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। सो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए फिक्स्ड रूल्स होने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर जो कुछ भी चलना चाहिए वो पूर्व निर्धारित नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए, वरना यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग बना है फाइल से। फाइलिंग का मतलब क्या होता है? फाइलिंग मींस फाइल में लगाना, डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगाना। भाई प्रॉपर फाइलिंग बहुत जरूरी है। जितने भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब मैंने क्या बताया है? हाँ जी, कम और इन द चैट बॉक्स प्लीज गेट इन्वॉल्व। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस? जल्दी से बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस? ये वर्ड आपका आगे ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा।
क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस? संजना से इस बातचीत, बातचीत कैसे, किस सेंस में बातचीत, किस तरीके से बातचीत? कॉरेस्पॉन्डेंस में, कॉरेस्पॉन्डेंस मींस मेल सिस्टम, डार्क सिस्टम। ध्यान रखें, उनके संपर्क में रहना। वेरी गुड संजना, संपर्क में रहना किसी भी तरीके के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या फिर टेलीफोनिकली। लेकिन यहां पर हम जो जिस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं फाइल में लगाने वाली, फाइल में हम किसे लगा सकते हैं? लेटर्स को, डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है जी। सो कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी आपको रिसीव हो रही है, या फिर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एटसेट्रा, इनके लिए एक प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए। फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए, इनकी प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। अगर आप हर चीज की अलग से फाइल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाएंगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने की जरूरत पड़े तो आप कौन सी फाइल में ढूंढेंगे? नहीं पता चलेगा। इसीलिए हर चीज की अलग फाइल लगाना जरूरी है, एक प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना जरूरी है जिसमें आप हर तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से फाइल लगाएं और उसमें डॉक्यूमेंट्स को टाइम टू टाइम फाइल करते रहें, चढ़ाते रहें। नेक्स्ट कम्स योर सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के उपाय। सुरक्षा उपाय, भाई सुरक्षा उपाय क्यों जरूरी है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि चेक बुक्स पड़ी होती हैं, या फिर बिल बुक्स पड़ी होती हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, एटसेट्रा। अगर आप इनको सुरक्षित तरीके से लॉक इन की में नहीं रखेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कर्मचारी इनका दुरुपयोग कर सकता है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। तो दुरुपयोग से बचने के लिए आपको इनको सुरक्षित रखना होगा। ठीक है जी। एक सही इंसान के कस्टडी में होने चाहिए ये सब चीजें, और लॉक इन की में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल सिस्टम, एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जिसको बदला जा सके। ठीक है जी। रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जहां पर बदलाव की जरूरत हो तो वहां पर इंटरनल चेक सिस्टम को बदला जा सके। एंड लास्टली वी हैव दिस पॉइंट ऑफ पीरियोडिक रिव्यूज। पीरियोडिक रिव्यूज, आवधिक समीक्षा। देखिए, जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं या कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है।
उसकी समीक्षा करनी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है उसकी समीक्षा करनी? संजना, अटेंडेंस बाद में मार्क करूंगी बेटा। तो समीक्षा करनी जरूरी है, मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। इंटरनल चेक सिस्टम को इवैल्यूएट करते रहें, इवैल्यूएट करते रहें, उसका मूल्यांकन करते रहें। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। देखते रहें कि क्या आपके इंटरनल चेक सिस्टम में कोई कमी तो नहीं, और यदि कोई कमी है तो सिस्टम को बदलें, सिस्टम को बदलें, बेहतर के लिए बदलें। जैसे कि एक इंसान को अपनी भी इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। आप कभी अकेले बैठ के खुद को देखें कि आप कैसे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमियां हैं आप में और क्या आपकी शक्तियां हैं। आप अपनी शक्तियों को अच्छी जगहों पर लगाएं और जो कमियां हैं उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं आप, इस बारे में विचार करें। अपनी समीक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप एक बेहतर इंसान बन पाए। उसी तरीके से जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है, ताकि अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी है तो आप उसको बेहतर के लिए बदल सकें और फ्रॉड्स एंड एरर्स को कर सकें दूर। So these are the features of efficient internal check system। एक कुशल इंटरनल चेक सिस्टम में ये खासियत होती है। ठीक है जी, क्या क्या पॉइंट्स किए हैं हमने इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, समरी ऑफ फीचर्स ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें स्पष्ट विभाजन हो, क्लियर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन। जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ड्यूटीज को एकदम से चेंज करते रहे, सडन चेंज ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज को घुमाते रहे, ड्यूटीज को घुमाते रहे। एक ही एम्प्लॉय के हाथ में एक ही काम बहुत अधिक देर के लिए ना दीजिए, उसकी सीट का काम रोटेट करते रहें, ए का काम बी को, बी का काम सी को, इस तरह से देते रहें ताकि उस सीट पर अगर कुछ गड़बड़ हो तो पकड़ी जाए। एक ट्रांजैक्शन को एक इंसान के हाथ में ना दीजिए, सिंगल ट्रांजैक्शन बाय वेरियस पर्सन्स। एक ट्रांजैक्शन को शुरू से लेके एंड तक विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में दें। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा करवाएं ताकि एक का काम दूसरे द्वारा अपने आप ही चेक होता रहे। एक ट्रांजैक्शन को शुरू से लेके एंड तक किसी एक ही कर्मचारी के हाथ में ना दीजिए। एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कि
अपने आप ही चेकिंग होती रहती है, स्वचालित चेकिंग होती रहती है। एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय द्वारा खुद ब खुद चेक होता रहता है। एक्सक्यूज मी। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरविजन, पर्सनल सुपरविजन। कोई ना कोई उच्च अधिकारी आपका काम चेक करता रहे ताकि जो गलतियां हैं वो पकड़ी जाएं। नेक्स्ट, कैश कंट्रोल। एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कैश के नियंत्रण को लेकर एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप्ड होता है। साथ ही साथ गुड्स के नियंत्रण के ऊपर भी एक सिस्टम बना होता है। ये पॉइंट्स तो हमने आज ही डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट कम्स, एक अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम मतलब डाक या मेल आपको किस तरह से रिसीव होती है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि सही मेल सही इंसान के द्वारा खोली जाए और सही मेल सही इंसान के हाथ में पहुंच जाए। कंपल्सरी लीव, अनिवार्य अवकाश का प्रावधान होना चाहिए ताकि एक एम्प्लॉय को कम से कम साल में एक बार छुट्टी पर भेजा जाए और उसके पीछे से उसकी सीट का काम चेक किया जाए। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें, उनसे उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लेटर मंगवाएं ताकि आप अपने बुक्स के साथ उनके बुक्स को मैच कर सकें और अगर आपका सेल्समैन कुछ गलत कर रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। कुछ चीजों के लिए फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए जैसे कि बैड डेट्स को लेकर या फिर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न को लेकर फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए कि फाइल्स किस तरह से मेंटेन करी जाएंगी और फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स कौन लगाएगा। सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। सुरक्षा उपाय ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, सेंसिटिव बुक्स हैं जैसे कि चेक बुक या बिल बुक, आप इनको सुरक्षित रख सकें, लॉक एंड की में रख सकें। फ्लेक्सिबल सिस्टम, एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि लचीला हो, जिसमें कि टाइम के हिसाब से, हालात के हिसाब से बदलाव किए जा सके। और एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसका कि आप टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, समीक्षा करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके इंटरनल चेक सिस्टम में क्या कमियां हैं और आप उन कमियों को कर सकें दूर। So this is all for today. Keep revising. See you tomorrow.